हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पेजिट सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में सोल्व करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम चैप्टर के जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि जेई लेवल की प्रिपरेशन आपकी कैसे चल रही है। एंड आई होप कि आपने बायनोमियल थ्योरम चैप्टर के हमारे सारे के सारे कंसेप्ट वीडियोस देख लिए होंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को समझने में, सोल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप यू आर रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं जो एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर है और जो जेई में जुलाई 28, 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो इस पे हमने पूरा का पूरा एक वीडियो ही बनाया था जिसमें हमने सब कुछ सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट अ रिमाइंडर। तो उसको हम अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि वो 5 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो 7 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 की पावर 2022 प्लस 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2 की पावर 2022, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि ये 5 है और ये भी 5 है, तो इसका जो भी टर्म्स आएंगे जहां पर 5 की पावर कुछ ना कुछ होगी अदर देन 0, है ना, 1 2 3, तो जब इसके एक्सपेंशन में 5 के टर्म्स रिपीट होंगे तो वहां पर वो टर्म्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे। जो टर्म्स रिपीट नहीं होंगे उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनको हम नेग्लेक्ट करके डायरेक्टली एक इक्विवेलेंट रिलेशन लिखना सीखे थे, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 डिवाइड हो जाएगा तो जो बाकी का टर्म है 2 की पावर 2022 प्लस माइनस 2 की पावर 2022, ठीक है। तो इन पर हम फोकस करेंगे क्योंकि ये वाले टर्म्स इन एक्सपेंशन से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां से ये हो जाएगा 2002 की पावर 2022 प्लस 2 की पावर 2022, ठीक है। अब ये दोनों सेम ही टर्म है तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो कैसे होगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2022, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2 है तो हम इसकी पावर्स कुछ ना कुछ इस तरीके से लेंगे ताकि वो 5 का मल्टीपल वहां पर बन जाए, ठीक है। तो 2 की पावर 2 होगा 4, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो 16 15 के आसपास है ना, और 15 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से हम 2 की पावर 4 अंदर लेंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 4 से डिवाइड करने पे ये इंटीजर नहीं बनेगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर हम 2 की पावर अलग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 1 है पावर, तो 2 अलग से ले लेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 की पावर 2020, ठीक है। अब ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, तो इसको क्या लिख लेंगे हम? 2 की पावर 3 तो 8 बन गया और अंदर में आ जाएगा 2 की पावर 4 और ये बचेगा 4 से डिवाइड करने पे 505, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली 4 इंटू 505 2020 ही होता है, ठीक है। तो ये टर्म बिल्कुल इसके इक्वल ही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा 16, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 16 और 16 को क्या लिख सकते हैं? 15 प्लस 1 16, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो 15 है वो 5 का मल्टीपल है। दैट मीन्स जहां पर भी 15 टर्म में आएगा, जिस टर्म में भी 15 आएगा वहां पर वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो जो टर्म डिविजिबल नहीं होंगे सिर्फ उन पे फोकस करते हैं, तो इसके इक्विवेलेंट रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट रिलेशन मीन्स जो यहां से रिमाइंडर आएगा वो भी इसी टर्म से रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा है इक्विवेलेंट रिलेशन। तो यहां पर आ जाएगा 8 इंटू, इसको इग्नोर कर देंगे तो 1 की पावर 505, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हैं कि 8 इंटू 1 की पावर 505, दैट मीन्स ये 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिला वो मिला 8।
तो जो रिमाइंडर यहां से आएगा वही यहां से आएगा, और फिर इसको हमने और सिंप्लीफाई किया, जो रिमाइंडर यहां से आएगा वही यहां से आएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। और अब हमारे पास आया 8, तो जो रिमाइंडर इस टर्म से आएगा वही हमारा 8 से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शॉर्टकट यूज करना है। अब हम इजीली बोल सकते हैं कि अगर 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर सिंपली 3 आएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से आपको वो जो एक्सपेंशन है या टर्म है उसको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, तो हम इजीली आंसर लगा देंगे कि इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 101 इन द एक्सप्रेशन 5 प्लस एक्स की पावर 500 प्लस एक्स की पावर 1 इंटू 5 प्लस एक्स की पावर 499 प्लस एक्स स्क्वायर 5 प्लस एक्स की पावर 498 एंड सो ऑन, और लास्ट में एक्स की पावर 500। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, अगर इस एक्सप्रेशन पे तो एक्स की पावर यहाँ पर 0 कंसिडर कर सकते हैं विच मीन्स 1, और एक्स की पावर 1 2 ये सब बढ़ती जा रही है अप टू 500, और जो 5 प्लस एक्स है उसकी पावर 500 है और वो एक एक घटती जा रही है। ठीक है, तो इसको हम एक जीपी भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या करेंगे कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रेशो है वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, और रेशो फाइंड आउट करके हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला लगा लेंगे कि इन सभी टर्म्स का सम क्या होगा। तो एक कंडेंस्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, और फिर हम उस एक्सप्रेशन में 101 है ना, एक्स की पावर 101 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, किसी भी टर्म को हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 1 5 प्लस एक्स की पावर 499 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 500 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये है सेकंड टर्म, उसके नीचे है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है किसी भी टर्म को, तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो x की पावर 0 है, ऊपर 1 है, तो ऊपर तो x बचेगा ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 प्लस एक्स की पावर एक कम है, नीचे ज़्यादा है एक, तो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5 प्लस एक्स। तो ये हमारा इस जीपी का कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो जीपी का जो सम है, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स समेशन में लिखे हुए हैं, तो सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स की पावर 0 से हम कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पर 0 है 1 2 और वो जा रही है 500 तक, तो n का वैल्यू हो जाएगा 501, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा टर्म होगा। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा कंडेंस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, फर्स्ट टर्म है हमारा 5 प्लस एक्स की पावर 500। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस आर की पावर n, तो 1 माइनस आर कितना कैलकुलेट किया, x 5 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर n बताया हमने 501 अपॉन जो 1 माइनस आर है इसको भी लिख लेते हैं, तो 1 माइनस आर है हमारा x अपॉन 5 प्लस एक्स। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा इस पूरे को सम करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सोल्विंग कर लेते हैं, 5 प्लस एक्स की पावर 500, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा ध्यान से देखना, तो यहाँ पर जो ये पावर है तो ये स्प्लिट कर लेंगे हम, ऊपर बनेगा x की पावर 501, नीचे बनेगा 5 प्लस एक्स की पावर 501, और एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 501, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501। क्लियर है इतनी बात, ये सभी न्यूमरेटर में सोल्व किया। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा 5 प्लस एक्स और 1 है तो इसमें आ जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x कैंसिल हमारा, तो यहाँ पर थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस एक्स की पावर 500। अभी जो सबसे नीचे है वो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा आपका 5 प्लस एक्स। ठीक है, और जो अंदर टर्म लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501।
ठीक है। और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा नीचे 5 प्लस एक्स की पावर 501, और एक टर्म और बचा है यहाँ पर जो 5 है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा और ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, बट आप इजीली कर सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिकली करें तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है 501 की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 1, और ये है 5 प्लस एक्स की पावर 500, और नीचे है 501। तो ये दोनों के दोनों टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपली हम 1/5 बाहर ले लेते हैं कॉमन, और अंदर बचेगा हमारा 5 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501। क्लियर है इतनी बात। तो अब ये पूरा का पूरा टर्म ये बन गया है। अब इस टर्म में हमें x की पावर 101 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज इजी। हम जानते हैं कि यहाँ पर x की पावर 501 है, तो यहाँ से तो हमें x की पावर 101 का कोफिशिएंट मिलने ही नहीं वाला है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से हमें कुछ भी काम नहीं है, बस हमें इसी टर्म से काम होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन का हम एक जनरल टर्म लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो जनरल टर्म GT ऑफ 5 प्लस एक्स की पावर 501, ये हो जाएगा आपका 501C। क्या करना है, जनरल टर्म लेना है, तो R लिख लेंगे जनरली। 5 की पावर 501 माइनस R इंटू सेकेंड टर्म पे आ जाएगा x की पावर R, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट की बात करें तो ये वाला होगा टोटल कोफिशिएंट x की पावर R का, ठीक है। अब हमें R का क्या वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें x की जगह x की पावर 101 का कोफिशिएंट चाहिए, तो R की जगह हम 101 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा जब हम 101 पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 101 इन दिस एक्सप्रेशन। तो क्या आएगा 1/5, और अंदर से इस टर्म में जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 501C 101, R की जगह हम 101 पुट कर देंगे, और 5 की पावर देखो ध्यान से 501 माइनस 101, तो ये बनेगा आपका 400, ठीक है। और यहाँ से तो हमें 101 का कोफिशिएंट मिलने ही नहीं वाला है, तो उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर में, और ये 5 की पावर 400 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 501C 101, और 5 की पावर एक कम हो जाएगी 399, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, और ये आई थिंक 501C01 यहाँ पर मैच कर रहा है ए ऑप्शन से, ठीक है। 501C 101 5 की पावर 399, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स a and b such that 1/a² plus 1/b³ equals to 4, the minimum value of the constant term in the expansion of this expansion is। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन गिवन है a और b पे, और बोला गया है कि इस एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म का जो मिनिमम वैल्यू है वो बताना है कितना होगा, ठीक है। तो जो ये एक्सपेंशन है इसका कांस्टेंट टर्म सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर मिनिमम की बात करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा, यहाँ पर 10 है इंडेक्स, तो 10CR फर्स्ट टर्म ax की पावर 1/8 की पावर कितनी हो जाएगी 10 माइनस r, और जो सेकेंड टर्म है b x की पावर -1/12 इसकी पावर हो जाएगी सिंपली r, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 10CR a की पावर कितनी हो जाएगी 10 माइनस r, और b की पावर हो जाएगी यहाँ पर r। तो ये तो हमने ले लिए हैं कांस्टेंट वैल्यूज जो होती है, ठीक है। अब लिख लेते हैं x की पावर्स। तो x की पावर कितनी होगी, ध्यान से देखना, यहाँ पर 1/8 है और बाहर मल्टीप्लाई है, मीन्स पावर में है 10 माइनस r, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस r/8, ठीक है। और यहाँ पर भी x की पावर्स हैं, तो क्योंकि मल्टीप्लाई में है सभी के सभी टर्म्स, तो x की पावर हम यहाँ से भी यहाँ पर प्लस या माइनस कर देंगे जैसा भी साइन होगा। तो यहाँ पर पावर कितनी बनेगी -r/12, तो यहाँ पर आ जाएगा -r/12। ये हो गई हमारी x की पावर्स, ठीक है। अब हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स x की पावर कितनी होनी चाहिए
जीरो होनी चाहिए, तभी हम वो कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये जो वैल्यू है इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 माइनस आर बाई 8 माइनस आर बाई 12 इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तभी हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। 10 माइनस आर बाई 8 इक्वल्स टू आर बाई 12, तो यहाँ से आपका चला जाएगा, ये 2 टाइम्स 4 से डिवाइड करेंगे और ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 30 माइनस 3r इक्वल्स टू 2r। दैट मीन्स इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 5r इक्वल्स टू 30, तो r आ जाएगा आपका यहाँ पर 6। ठीक है, तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो तब आएगा जब r हम 6 पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू हो जाए, x की पावर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म बन जाएगा जब हम r इक्वल्स टू 6 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 10c6 a की पावर 10 माइनस 6 दैट मीन्स 4, और b की पावर कितनी आ जाएगी, r है तो 6 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया है कांस्टेंट टर्म। अब इसको मिनिमाइज करना है, उसके लिए फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1/a² प्लस 1/b³ इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर हम AMGM का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे जो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं, दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, मान लो कोई नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हैं p और q, तो अगर उनको ऐड करेंगे और बाय 2 करेंगे तो ये हमारा आता है अर्थमेटिक मीन ऑफ दोज 2 नंबर्स p एंड q, और ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, उनको मल्टीप्लाई करो और रूट लगा दो। ठीक है, तो ये हुआ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमेशा ही ट्रू होता है, या तो इक्वल होगा या इक्वल ग्रेटर होगा। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स पे इन दोनों कंसेप्ट को है ना अप्लाई करेंगे। तो 1/a² प्लस 1/b³ है ना, तो ऐड करके हमें 4 वैल्यू मिल जाएगा। तो इसलिए हम ये जो p और q है इन्हीं को ही कंसिडर कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा p है और ये वाला टर्म हमारा q है। तो p हो जाएगा हमारा 1/a² प्लस और b हो जाएगा 1/b³ है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, बाय 2 करेंगे, तो ये आ गया अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस 2 नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। रूट में p का वैल्यू क्या है 1/a² प्लस q का वैल्यू है 1/b³। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। तो ये हम जब हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है तब इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन को, जो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं। तो यहां से हमें इस टर्म का वैल्यू तो पता ही ऑलरेडी 4 गिवन है, तो 4/2 हो जाएगा 2। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर हम क्या कर सकते हैं 1/रूट के अंदर लिख सकते हैं a² b³। क्लियर है इतनी बात। तो कुछ कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पर a की पावर 4 है, b की पावर 3 है। ठीक है, तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लें, इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये बन जाएगा a² b³ और 2 को उधर ले जाएंगे, इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस टर्म का वैल्यू या तो बड़ा है या फिर इक्वल है देन 1/2। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस टर्म का, वो मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये 1/2 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे 10c6 और इसको लिख सकते हैं a² b³ का रूट लगा के। अब देखो यहाँ पर रूट भी लगाना है और यहाँ पर a की पावर 4 भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये टोटल पावर आ जाएगी 4। ठीक है, तो पावर 4 को यहाँ से ओपन करेंगे तो पहले रूट हटेगा 2 पावर से और फिर 2 पावर से ये बन जाएगा a की पावर 4 और b की पावर 6। समझ में आ रही है बात। तो ये तो हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। अब मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो इसकी हेल्प से कर लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो 10c6 को लिख लेंगे हम 10c4 और ये जो रूट में a² b³ है इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/2। तो 1/2 की पावर 4, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 की पावर 4। ठीक है, अब 10c4 को एक्सपेंड करते हैं तो 4 टाइम्स करेंगे 10 9 8 7 और नीचे 4 फैक्टोरियल तो 4 3 2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 4, दैट विल बी 1/16।
ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारा 3 चला जाएगा। ये जो 10 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 बचेगा और ये बचेगा 8। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना आ गया, 5 3 7 और नीचे है 8। तो 5 की 7 से करेंगे तो कितना आएगा 35, और 35 की 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 105 और डिनोमिनेटर में 8। तो कांस्टेंट टर्म की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 105/8। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5/x क्यूब x की पावर 5 की पावर 10 is 2 की पावर k into l where l is an odd integer then the value of k is equal to। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो इस तरीके से अगर हम एक्सप्रेस कर पाए 2 की पावर k, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म में 2 की पावर कितनी आएगी वो बताना है, जहां पर l एक ओड इंटीजर होगा, ठीक है। तभी हम जो जिनके कारण वो इवन बनता है उसकी पावर से हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म लिखना होगा, और क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। उसमें क्या है कि हमें एक टर्म को कांस्टेंट बनाना होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये x की पावर 5 है, अगर इसमें हम एलसीएम ले ले, ठीक है, तो यहां से एक कांस्टेंट टर्म बनने के चांसेस हैं। तो x की पावर 5 में ले लूंगा एलसीएम और उसको लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बनेगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 8, ठीक है, माइनस 2x की पावर 7 प्लस 5, और जो हमने एलसीएम में लिया है x की पावर 5 उसको हम बाहर लेंगे। अब क्योंकि पावर 10 है बाहर तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1/x की पावर 50, ठीक है। तो ये सेम एक्सपेंशन लिखा हुआ है जो यहां पर लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर x की पावर 1/x की पावर 50 है, या इसको बोल सकते हैं x की पावर -50, तो यहां से इस एक्सपेंशन में से अगर हमें x की पावर 50 मिल जाए तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा x की पावर 50 और एक अल्टीमेटली कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में से हम x की पावर 50 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अब हम जनरल टर्म लिख लेते हैं इस एक्सपेंशन के लिए। तो यहां पर पावर है हमारी 10, तो कैसे लिखेंगे, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन के लिए फैक्टोरियल 10/R1 R2 एंड R3, 3 टर्म्स है तो ये लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म 3x की पावर 8, इसकी पावर हो जाएगी R1 जो हमने फैक्टोरियल R1 लगाया है। सेकेंड टर्म -2x की पावर 7, इसकी पावर हो जाएगी R2, और थर्ड टर्म 5, इसकी पावर हो जाएगी R3, ठीक है। तो यहां से हमें x की पावर 50 चाहिए, तभी हम इसको कैंसिल करके अल्टीमेटली कांस्टेंट टर्म निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3। कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 है तो इसको लिख लेंगे 3R1, और यहाँ पर -2 है तो -2R2, और यहाँ पर है 5 तो ये आ जाएगा 5 की पावर R3। तो ये तो आ जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू। और x की पावर कितनी बनेगी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 8 और बाहर है R1, तो ये आ जाएगा 8R1। यहाँ पर है 7 और R2, तो ये आ जाएगा प्लस में 7R2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो x की पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और इस टर्म में तो x है ही नहीं, तो इसीलिए यही हमारा x का पावर होगा। अब हमें चाहिए यहाँ पर कि x की पावर 50 हो जाए, दैट मीन्स इस टर्म का वैल्यू हो जाना चाहिए 50। तो हम लिख लेंगे 8R1 प्लस 7R2 इट शुड बी इक्वल टू 50, ठीक है। और जब भी हम मल्टीनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो वहां पर क्या मेंशन करते हैं कि जो भी टर्म्स हैं हमारे, ठीक है, तो जो भी हमने फैक्टोरियल यूज किए R1 R2 R3, इसका सम होना चाहिए इंडेक्स के इक्वल, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होना चाहिए 10 के इक्वल, ठीक है, जितना भी इंडेक्स है जिसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो यहां से हम R1 R2 R3 की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे और फिर हम वो टर्म लिख देंगे, ठीक है, और फिर k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है 8R1 प्लस 7R2 इक्वल्स टू 50 फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ।
ऐसे अगर हम R1 R2 की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत। तो क्या करते हैं कि 8 की मल्टीप्लाई करते हैं R1 से और 7 की R2 से। तो R1 की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम 1 2 3 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 8, 16 भी हो सकता है इस पूरे टर्म का वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखोगे आप कितना बेनिफिट होगा R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका वैल्यू 24 भी हो सकता है, 32, 40, 48 और 50 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो इसके बाद 54 आएगा, वो हमारे काम का नहीं है। और जो 7 R2 लिखा हुआ है इसका कंबाइंड वैल्यू क्या हो सकता है, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। तो ये हमारी वैल्यूज हो सकती है इन दोनों टर्म्स की। ठीक है, तो हम सिंपली अब ये देख लेंगे कि किनको, है ना, कौन से वैल्यूज को ऐड करके 50 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें अलग से R1 R2 बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर 8 को हम 42 के साथ ऐड कर दे तो हमारा वैल्यू 50 हो जाएगा, सिंपल। और अगर कोई भी वैल्यू 16 को हम ऐड करेंगे तो 50 नहीं हो रहा है ना, आप चेक करोगे तो कोई भी अदर वैल्यू 50 ऐड होके नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 8 R1 की वैल्यू 8 होनी चाहिए और 7 R2 की वैल्यू 42। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है R1 R2 R3 की, ये हम चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा 8 R1 होना चाहिए 8, तो R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो 8 होगा। ठीक है, और 7 R2 होना चाहिए 42, तो 42 तभी होगा जब R2 की वैल्यू हो जाए हमारी 6। ठीक है, और R1 प्लस R2 ऑलरेडी 7 हो गया है, तो अब R3 का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 7, उधर जाके माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 3। ठीक है, तो R1 R2 R3 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम यहाँ से x की पावर 50 का कोफिशिएंट लिख सकते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर इसका कांस्टेंट टर्म लिखना है तो x की पावर 50 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बेसिकली यही वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, देखो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल R1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1, R2 हो जाएगा 6, तो फैक्टोरियल 6, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, R1 है तो 1 हो जाएगी, -2 की पावर कितनी है, R2 है तो ये हो जाएगी आपकी 6, और 5 की पावर R3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर सिंपली 3। ठीक है, अब इसको आपको करना है सोल्व। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो 2 की पावर 6 है तो ये माइनस में 2 की पावर 6 है, तो इवन पावर है तो इसलिए ये हो जाएगा +2 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 9 8 7। ठीक है, अब जो फैक्टोरियल 6 आएगा इसके आगे तो वो हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ फैक्टोरियल 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 6, ये तो कैंसिल होने वाला है, फैक्टोरियल 3 को लिख लेंगे हम 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये तो हमने ये वाला टर्म लिख लिया है। अब हमें 3 की पावर ये सब भी टर्म्स लिखने होंगे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 3 से हमारा 3 कैंसिल, और 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे 5 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पर जो ये 8 लिखा हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 3 छुपी हुई है। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3, और यहां पर हमारा 2 की पावर 6 है, और तो कहीं पे 2 अपीयर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, तो इसको पूरे को मैं यहां पर लिख देता हूं, तो 2 की पावर 9 आ जाएगा। इन 2 में जो भी टर्म्स है ये कौन कौन से है, 5 इंटू 9 इंटू 7, है ना, और कौन से टर्म्स है 5 की पावर 3। तो ये जो भी टर्म्स है ये क्या है, ऑड नंबर्स देंगे हमें। ठीक है, तो ये L जो है एलिजन ऑड इंटीजर, वो इसी की बात हो रही थी, और जो हमारे 2 की पावर k है, ठीक है, वो आ गया हमारा 2 की पावर 9। दैट मीन्स हमारा जो k का वैल्यू है वो आ जाएगा यहां से 9। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं।
let n is greater than or equal to 5 be an integer if 9 की पावर n minus 8n minus 1 equals to 64 alpha and 6 की पावर n minus 5n minus 1 equals to 25 beta, then alpha minus beta is equal to। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 की पावर n है और इसमें 8n भी है और यहाँ पर 64 भी है। तो 9 की पावर n को हम 1 प्लस 8 की पावर n लिखकर एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारे 8 वाले टर्म्स भी आ जाएंगे जिसमें 8 की पावर्स होंगी। ठीक है, तो 1 प्लस 8 की पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा nc0, 1 की पावर n आएगा विच इज अल्टीमेटली 1 और 8 की पावर आएगा 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो हम नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे डायरेक्टली nc1, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो हर जगह 1 ही रहेगा, करेक्ट। तो 8 की पावर यहाँ पर 1 आ जाएगी। अगेन nc2, 8 की पावर 2 आ जाएगी, nc3, 8 की पावर 3 आ जाएगी एंड nc4, 8 की पावर 4 एंड लास्ट में ऐसे जाते जाते आ जाएगा ncn, 8 की पावर n। तो इस तरीके से हमारे पास n टर्म्स, n प्लस 1 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो ये nc0 है इसका मतलब है 1, ठीक है, और जो nc1 है ये तो n ही होता है और यहाँ पर है 8 की पावर 1, तो ये है 8n और प्लस 1, तो इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1। बाकी के टर्म्स को उधर ही रहने देंगे, ये जो बाकी के टर्म्स हैं तो इनमें भी देखो 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 तो पावर्स हैं और यहाँ पर हमें 64 लेना है कॉमन ताकि हमें अल्फा का पता चल जाए, तभी तो हम अल्फा माइनस बीटा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लें हर एक टर्म से तो यहाँ पर आ जाएगा 64 मीन्स 8 स्क्वायर, तो अंदर बचेगा nc2, 8 स्क्वायर अल्टीमेटली हमने बाहर ले लिया है और यहाँ पर है 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 2 बाहर आई है तो अंदर बचेगा 8 की पावर 1 अलॉन्ग विद nc3 प्लस nc4 और यहाँ पर 8 की पावर 4 है तो 2 बाहर ले ली है तो यहाँ पर आएगा 8 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सारे के सारे टर्म्स लिख लेंगे। लास्ट वाला टर्म बनेगा ncn, 8 की पावर n माइनस 2 क्योंकि पावर 2 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये जो लिखा हुआ है टर्म 9 की पावर n माइनस 8 माइनस 1 इक्वल टू 64 अल्फा दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 64 अल्फा के इक्वल। अब यहाँ पर देखो इन टर्म्स को कंपेयर करो तो यहाँ पर 64 है, तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये हमारा वैल्यू आ गया है अल्फा का। ठीक है, इसी तरीके से हम बीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारा 6 की पावर n और 5n भी अपीयर हो रहा है, 25 भी है। ठीक है, तो 6 को अगेन हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस 5 की पावर n, तो इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं इसी तरीके से nc0 प्लस nc1 5 की पावर 1 प्लस nc2 5 की पावर 2 प्लस nc3 5 की पावर 3 प्लस nc4 5 की पावर 4 एंड लास्ट में आ जाएगा ncn 5 की पावर n। तो यहाँ पर भी हम nc1 5 की पावर 1 और nc0 इधर पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 की पावर n माइनस ये बन जाएगा 5n और ये आ जाएगा nc0 1 और बाकी के जो टर्म्स हैं उसमें से हम कॉमन ले लेंगे 5 की पावर 2 विच मीन्स 25, तो 25 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा nc2 प्लस nc3 5 की पावर 1 प्लस nc4 5 की पावर 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारा टर्म बचेगा ncn 5 की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू ये किसके इक्वल गिवन है 6 की पावर n माइनस 5n माइनस 1 25 बीटा, तो ये इसके इक्वल है और ये हो जाएगा 25 बीटा के इक्वल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 25 और 25 है ना बाहर है और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई है और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर देखो अल्फा का जो फर्स्ट टर्म है nc2 और बीटा का भी फर्स्ट टर्म है nc2, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स है और माइनस करना है, और जो नेक्स्ट टर्म है nc3 8 एंड nc3 5, तो nc3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 8 माइनस 5
ठीक है, NC3 इसी ऑप्शन में है, बाकी में NC4 से स्टार्ट हो रहा है। जो नेक्स्ट टर्म होगा NC4 8 स्क्वायर, NC4 5 स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा कर रहे हैं, तो NC4 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, NC4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से NC5, NC6 और लास्ट में आएगा NCN 8 की पावर n-2 माइनस 5 की पावर n-2, ये बीटा में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 31 31ck इंटू 31ck माइनस 1 माइनस सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 30 30ck इंटू 30ck माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल वेयर अल्फा बिलोंग्स टू r, देन द वैल्यू ऑफ 16 अल्फा इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें इस टर्म को थोड़ा सोल्व करना होगा और फिर कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर हम 16 अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं जो सिग्मा में गिवन है। तो क्या गिवन है, k इक्वल्स टू 1 से 31 है, तो ये आ जाएगा 31c1 इंटू 31ck माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 31c2, k की जगह 2 रखेंगे, इंटू 31c1, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से देखो, k इक्वल्स टू 31 तक जाना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 31c31 इंटू 31c k माइनस 1 मीन्स 31 माइनस 1, दैट मीन्स 30, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला सिग्मा हो गया। सेकंड वाला माइनस साइन के साथ स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर है k इक्वल्स टू 1 से 30 तक, तो ये आ जाएगा आपका 30c1 इंटू 30ck माइनस 1, तो ये 0 प्लस 30c2 इंटू 30c1, इस तरीके से आएगा। और लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 30 तक है, दैट मीन्स ये बन जाएगा 30c30 इंटू 30c29, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, क्योंकि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन है 2 का, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से चेंज करें कि इनका जो लोअर इंडेक्स है इनका सम कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। और सम कांस्टेंट आने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने कंसेप्ट एड-ऑन्स में सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 31c1 है इसको हम चेंज करेंगे NCR NCn-r का फॉर्मूला लगा के, जो हम हमेशा यूज ही करते रहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से इसको चेंज कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 31c31 माइनस 1, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका 31c30 इंटू 31c0, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा 31c31 माइनस 2, दैट मीन्स ये बन जाएगा 29 इंटू 31c1। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब हमारा जो समेशन है या एडिशन है लोअर इंडेक्स का वो आ रहा है हमारा कांस्टेंट विच इज 30। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो हमने सीखा हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसमें भी चेंज करेंगे 30c1 को लिख देंगे हम 30c30 माइनस 1, दैट मीन्स 30c29 इंटू 30c0 प्लस 30 माइनस 2, दैट मीन्स 28 इंटू 30c1। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला अब लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है वो फॉर्मूला, देखो यहाँ पर जो लोअर इंडेक्स है, ठीक है, तो उसी का कोफिशिएंट हमें चाहिए होता है, कोफिशिएंट ऑफ लोअर इंडेक्स का सम, ठीक है। तो क्या है लोअर इंडेक्स का सम 30 हो जाएगा। हर एक में आप देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन में 1 प्लस x की पावर, और जो भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनके एडिशन की पावर में है ना, हमें फाइंड आउट करना होगा कोफिशिएंट। तो हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 इन 1 प्लस x की पावर 62 के एक्सपेंशन में हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये कैसे वर्कआउट करता है इसको जानने के लिए आपको कंसेप्ट एड-ऑन देखना ही होगा, वहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। और ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 29 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x, और जो भी ऊपर में लिखा हुआ है 30 प्लस 30,
ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि जब इसका एक्सपेंशन करते हैं और 31 प्लस 31 मीन 62 में है ना 1 प्लस एक्स की पावर n और हमें चाहिए x की पावर 30, तो क्या होता है सिंपली NCR हमारा कोफिशिएंट होता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं NCR मीन्स 62, इनको ऐड करके 62 CR और R क्या है ये वाला जिसका हमें कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 29 इन 1 प्लस एक्स की पावर 60, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 60C 29, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है अभी तक लेफ्ट हैंड साइड का। अब ये किसके इक्वल करना है, राइट हैंड साइड के, विच इज अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल। क्लियर है इतनी बात। अब हम थोड़ा सा इजीली यहाँ पर अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो क्या करना है आगे, इसको लिख लेंगे 62 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल और 62 माइनस 30 हो जाएगा 32 फैक्टोरियल माइनस 60 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल और माइनस करके आ जाएगा 31 फैक्टोरियल। ये तो फॉर्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हम इस तरीके से वहां पर कॉमन ले सके, फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल 30 और फैक्टोरियल 31। तो यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 62 है तो इसको लिख सकते हैं 62 इंटू 61 और फैक्टोरियल 60 अपॉन में क्या है यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 32 है, तो 30 तो हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, बट 32 को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसको लिखना होगा 32 अलग से और फैक्टोरियल 31 अलग से, ताकि फैक्टोरियल 31 हम कॉमन ले लें। अब नेक्स्ट टर्म में आ जाओ तो यहाँ पर फैक्टोरियल 60 हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 31 तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्टोरियल 30 कॉमन लेना है और यहाँ पर है सिर्फ फैक्टोरियल 29, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आ जाएगा 30 इंटू फैक्टोरियल 29, तो ये हमारा क्या बन गया है टोटल फैक्टोरियल 30, ठीक है, 30 इंटू फैक्टोरियल 29 और ये है फैक्टोरियल 31 जो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब डायरेक्टली हम कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 31, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले टर्म में क्या क्या बचा है, तो फैक्टोरियल 60 हमने कॉमन ले लिया, 62 61 न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमने फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 31 कॉमन ले लिया और 32 बचेगा, ठीक है। तो 32 माइनस सेकेंड वाले टर्म से क्या कॉमन आएगा, आ चुका है फैक्टोरियल 60 कॉमन आ चुका है और 30 और 31 यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है अब फैक्टोरियल 30, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ बचेगा हमारा ऊपर में 30 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये वाला जो हमारा टर्म बना है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बना है जो हमारा चलता हुआ आ रहा है, और जो राइट हैंड साइड में है ये वाला टर्म इसके इक्वल हम इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये दोनों टर्म इक्वल में लिखे हुए हैं, तो यहाँ से ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या बचेगी, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये हमारी अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई है अल्फा इक्वल्स टू, यहां पर हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं 32 का, है ना, तो 32 एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 62 इंटू 61 माइनस 30 है वहां पर, तो ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 32, ठीक है। इसको फर्दर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये 62 इंटू 61 आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इजी है, तो ये आ जाएगा आपका 2 8 और 37 माइनस 32 इंटू 30, तो ये आ जाएगा आपका 960, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, लेकिन हमें अल्फा की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है 16 अल्फा। तो 16 अल्फा जब हम करेंगे तो 16 और ये वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे है डिनोमिनेटर में 16 से कैंसिल ही हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 टाइम्स और माइनस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 6 2 और 37 माइनस 9 28, ठीक है। तो यहाँ पर जो 16 अल्फा की वैल्यू आनी है, तो यहाँ पर 2 बचा है, इस 2 से भी इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा 14
और 11। तो यहाँ पर हमारी 16 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1411, जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम 7, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स in the expression of 1 minus x square plus 3x cube into 5 by 2x cube minus 1 upon 5 x square की whole power 11 such that x not equals to 0 is। तो यहाँ पर हमें वो टर्म बताना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, दैट मीन्स उसमें x की पावर 0 होनी चाहिए और इन अदर वर्ड्स वो एक कॉन्स्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5/2 x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5x स्क्वायर की होल पावर 11, और माइनस एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर अलग अलग टर्म्स में इंडिविजुअली कैलकुलेट करना हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, 5x स्क्वायर और पावर 11 प्लस 3x क्यूब की भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2 x क्यूब माइनस 1 अपॉन 5x स्क्वायर की होल पावर 11। ठीक है, अभी जो टर्म है ये हर जगह रिपीट कर रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसका जनरल टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जनरल टर्म फाइंड आउट करके हम r के लिए, ठीक है, r की किस वैल्यू के लिए वो कॉन्स्टेंट टर्म देगा ये फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो जनरल टर्म ऑफ इसका फाइंड आउट करना है तो मैंने ऐसे लगा दिया। तो यहां पर देखो जनरल टर्म क्या आएगा 11CR। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर 5/2 x क्यूब, तो इसकी पावर आ जाएगी 11 माइनस r, और जो सेकेंड टर्म है माइनस 1 अपॉन 5x स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी सिंपली r। ठीक है, तो यहाँ से हम x की पावर अलग से फाइंड आउट कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे। तो 11CR 5/2 की पावर 11 माइनस r, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 की पावर r। तो x की पावर यहाँ से क्या बचेगी, ध्यान से देखना, x की पावर 3 है और बाहर है 11 माइनस r, तो ये 3 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, पावर में क्योंकि उसी के बाहर है, तो ये आ जाएगा 33 माइनस 3r। क्लियर है इतनी बात। और यहाँ पर देखो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी और बाहर पावर r है, दैट मीन्स, और ये भी मल्टीप्लाई में है सब कुछ, तो ये आ जाएगा आपका -2r। ठीक है, वो भी x की पावर ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जैसा भी रिक्वायर्ड है। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 11CR 5/2 की पावर 11 माइनस r माइनस 1 अपॉन 5 की पावर r, और x की पावर कितनी आ गई हमारी 33 माइनस 5r। अब इस पावर से ही हमें पता चलेगा कि r की किस वैल्यू को हमें कंसीडर करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाले टर्म में अगर हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म बताना है, दैट मीन्स x की पावर 0 होनी चाहिए, और इसका जनरल टर्म तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, दैट मीन्स जो यहाँ पर x की पावर है 33 माइनस 5r, ये किसके इक्वल होनी चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली यही टर्म है। ठीक है, तो x की पावर 0 होगी, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो 5r इक्वल्स टू 33। ठीक है, तो r की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, दैट मीन्स इस वाले टर्म से हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x एक्सप्रेशन या टर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसमें x की पावर 0 हो, दैट मीन्स इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब अगर सेकेंड टर्म की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ऑलरेडी x की पावर 2 बाहर अवेलेबल है, और अगर हमें x की पावर 0 चाहिए अल्टीमेटली इस टर्म से, तो x की पावर 2 बाहर है, तो अंदर से अगर हमें x की पावर -2 मिल जाए तो मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली x की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होंगे, बट हम उस टर्म में इंटरेस्टेड है जहां पर x की पावर -2 होगी, ताकि हमें एक कांस्टेंट टर्म मिल जाए। ठीक है, तो x की पावर -2 हम इसको पुट कर देंगे, ये तो हमारा नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ से हमें r इक्वल्स टू इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगा, तो 35 माइनस 5r इक्वल्स टू -2, ये हम अगर पुट कर दे तो यहाँ से हमें एक
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो 5r को उधर ले जाओ, -2 को इधर, तो ये आ जाएगा 35 = 5r। तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 7। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम r = 7 पे, है ना, टर्म फाइंड आउट कर ले, जनरल टर्म यहाँ पर हम जो ये वाला कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें अगर r = 7 पुट कर दे तो हमें एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाएगा या कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। अब जो हमारा थर्ड वाला टर्म है इसमें भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो x की पावर 3 बाहर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने के लिए अंदर से x की पावर -3 का हमें कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो जनरल x की पावर है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 33 - 5r = -3। तो x की पावर -3 का टर्म मिलेगा तो ये कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि 5r उधर ले जाएंगे और 3 इधर, तो ये आ जाएगा 36 = 5r, और यहाँ से भी हमें r की इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। दैट मीन्स यहाँ से भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसको भी हमें नेग्लेक्ट करना होगा। यहाँ पर टर्म्स होंगे बहुत सारे बट उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ यहीं से हमें मिलने वाला है। तो r = 7 हम इसके जनरल टर्म में पुट कर देंगे तो हमें ये कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, और x की पावर में भी पुट करेंगे तो वहां पर वो वैल्यू 0 ही आ जाएगी, x की पावर 0। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाइड है तो -1 बाहर ही रखेंगे। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं, जहां पर r = 7 है तो ये आ जाएगा 11c7 5/2 की पावर 11 - r, दैट मीन्स 11 - 7, तो ये आ जाएगा आपका 4। और नेक्स्ट टर्म क्या है, -1/5 की पावर r मीन्स 7। ठीक है, और इसमें पुट करेंगे r = 7 तो यहाँ पर x की पावर -2 आएगी, जो अल्टीमेटली x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर वहां पर कांस्टेंट टर्म ही बनेगा। ठीक है, तो उन सब की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म की जरूरत है। तो यहाँ पर इसको अब सोल्व करना है हमें फाइनली। ठीक है, 11c7 को हम लिख सकते हैं 11c 11 - 7, दैट मीन्स 11c 4। ठीक है, -1, और यहाँ से भी देखो पावर कितनी है, ओड है। ठीक है, -1/5 की पावर ओड है तो यहाँ से भी -1 एक बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स अंदर बचेगा 11c4 5/2 की पावर 4 और 1/5 की पावर 7। ठीक है, तो ये तो हमारा नंबर पॉजिटिव ही आ गया है ना, -1 - 1 करके। तो यहाँ से हम 11c4 को लिख लेते हैं 11 10 9 8 और नीचे 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो 4 × 2 हो जाएगा हमारा 8, 3 से हमारा 9 जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ पर 5 की पावर 4 से 5 की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगी 5 की पावर 3। अब और भी कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा 5, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3, और इस 5 से हम 5 की पावर 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2, है ना, 5 की पावर 3 को कैंसिल किया तो ऊपर कितना बचा, 11 × 3, तो ये हो गया 33, और नीचे क्या क्या बचा है देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 विच मीन्स 8 और 5 की पावर 2 विच मीन्स 25। तो 25 × 8 हमारा हो जाएगा सिंपली 200। तो 33/200 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मिलेगा इस एक्सपेंशन में, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा विच मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ b is very small as compared to the value of a, so that the cube and other higher powers of b by a can be neglected in the identity 1/a minus b plus 1/a minus 2b plus 1/a minus 3b and up to 1/a minus nb equals to alpha n plus beta n square plus gamma n cube, then the value of gamma is। तो यहाँ पर हमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट लगाना है, जिसमें हम क्यूब और अदर हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स स्क्वायर को हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर जो LHS में है उसको हम कंडेंस करेंगे
यूजिंग फॉर्मूलाज, और वहां पर हमें गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स एन क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा, गामा है तो यहाँ पर एन क्यूब का कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि a माइनस बी है, तो यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले ले तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ए। अब b अपॉन ए की जो पावर्स है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर a का कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी टर्म्स में से हम a कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड टर्म हमारा बन जाएगा, कॉमन लेने के बाद a कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू बी अपॉन ए। ठीक है, थर्ड में से भी 1 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे या फिर a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 3 इंटू बी अपॉन ए, और लास्ट टर्म हमारा क्या बनेगा, a कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एन बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी के सभी टर्म्स b अपॉन ए में लिख लिया। अब जब भी हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमेशा b अपॉन ए की पावर्स आएंगी। ठीक है, और हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वल है, इक्वल में हम लिख लेते हैं अल्फा एन जो गिवन है बीटा एन स्क्वायर प्लस गामा एन क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन ए इंटू लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन ए सभी में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि सभी में ए डिनोमिनेटर में है। ठीक है, और जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 है, आप देख सकते हो 1 माइनस बी अपॉन ए की पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो -1 हो जाएगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म है इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू बी अपॉन ए की पावर -1। सभी में ये जो डिनोमिनेटर में है टर्म्स ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पावर -1। ठीक है, और जो लास्ट टर्म होगा इसमें भी हम न्यूमरेटर में ले आएंगे इसको भी, तो 1 माइनस एन इंटू बी अपॉन ए की पावर -1, और ये हो जाएगा आपका अल्फा एन प्लस बीटा एन स्क्वायर प्लस गामा एन क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपने पढ़ा है कि जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसका एक्सपेंशन कैसे होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 है अगर। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन सिंपल है, हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 ये सब टर्म्स आएंगे, लेकिन गिवन है कि क्यूब और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है। दैट मीन्स हम इसका एक्सपेंशन इतना ही करेंगे एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं 1 अपॉन ए तो बाहर ही रहेगा, और जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ से क्या आएगा 1, अब देखो माइनस एक्स है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए है और पावर में भी -1 है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली प्लस लिखेंगे b बाई ए। ठीक है, और प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, ये तो फर्स्ट टर्म से आएगा। इसमें और भी टर्म्स होंगे जिनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यूब और हायर पावर्स को। फिर नेक्स्ट वाले एक्सपेंशन से जाएंगे, है ना, नेक्स्ट वाले टर्म में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू बी बाई ए प्लस 2 इंटू बी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं सेकंड वाला टर्म माइनस बी बाई ए। ठीक है, इनफैक्ट x हो गया पॉजिटिव वाला, है ना, माइनस के बाद x है, तो b बाई ए स्क्वायर, 2b बाई ए स्क्वायर, और जो नेक्स्ट वाला टर्म है मीन्स थर्ड टर्म, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस 3 इंटू बी बाई ए प्लस 3 इंटू बी बाई ए की पावर 2। ठीक है, 1x एक्स स्क्वायर, और जो लास्ट वाला टर्म है इसमें फोकस करना थोड़ा सा, क्या आएगा 1 प्लस एन इंटू बी बाई ए प्लस एन इंटू बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये सभी हमारे टर्म्स आ गए और बाहर कॉमन 1 बाई ए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमें अब क्या करना है, कुछ इस तरीके से इनको कंडेंस करना है ताकि हम सिंपली कंपेयर कर सके राइट हैंड साइड के साथ। ठीक है बात, तो यहाँ पर देखो हर एक टर्म में हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, हर एक टर्म में आप देखोगे तो 1 आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n तक है, हमेशा क्या हो रहा है 1 से जा रहे हैं,
1 इंटू बी बाई ए, 2 इंटू बी बाई ए, 3 इंटू बी बाई ए, अप टू n इंटू बी बाई ए। दैट मीन्स 1 हम ऐड करेंगे तो n टाइम्स होंगे, ठीक है, और उसको हम ऐड करके डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, है ना, प्लस b बाई ए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 1 इंटू बी बाई ए, तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बी बाई ए कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले से 3 आ जाएगा, और ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, n कॉमन आ जाएगा जब हम b बाई ए यहाँ से भी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हर एक ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है, तो हम 2 टर्म्स को डील कर चुके। अब हमारा थर्ड टर्म बचता है हर एक ब्रैकेट के अंदर b बाई ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे b बाई ए का होल स्क्वायर, और अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो ये आ जाएगा कॉमन 1 स्क्वायर, सेकेंड वाले ब्रैकेट से आएगा 2 स्क्वायर, थर्ड वाले ब्रैकेट से आएगा 3 स्क्वायर, और ऐसे ही जो लास्ट वाला ब्रैकेट है उससे आ जाएगा आपका n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा b बाई ए का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया है, ठीक है। अब इन सबको ऐड करना है फर्दर, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और ये है स्क्वायर्स के सम, है ना, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो हमने सीखा हुआ है कि अगर नेचुरल नंबर्स का सम हो और नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम हो तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंडेंस होके क्या आ गया, 1 अपॉन ए, ये तो n है ही, प्लस b बाई ए इंटू 1 से n तक का सम, ये आ जाएगा आपका n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। और ये क्या आ जाएगा आपका b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, यह आता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। तो इसको हमें यूज करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई है अभी कंडेंस होके, और राइट हैंड साइड में तो हमारा अल्फा n प्लस बीटा n स्क्वायर प्लस गामा n क्यूब है ही, ठीक है। अब हमें फाइनली गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स n क्यूब का कोफिशिएंट। तो इसमें जहां पर भी n क्यूब जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होगी हम सिर्फ उसी से डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1 अपॉन ए, यहाँ पर तो n है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया b n प्लस 1, है ना, बाई 2a, तो यहाँ पर तो n स्क्वायर प्लस n बन जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें ये चाहिए n क्यूब का कोफिशिएंट। तो आगे देखते हैं, b स्क्वायर बाय 6a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर 3 टाइम्स n आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर n क्यूब के बनने की पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ से है 2n प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से हम अगर देखें ध्यान से, इसको ही सिंपल फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहीं से हमें n क्यूब का कोफिशिएंट मिलने की हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो b स्क्वायर बाय 6a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर की n से होगी तो n स्क्वायर, यहाँ पे होगा तो 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो बाकी के जो टर्म्स है सारे के सारे उनको हम एज इट इज लिख देंगे, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो n क्यूब जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो n क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसी को हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा गामा होगा। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना आप, यहाँ पर 2n क्यूब इंटू दिस होगा, और बाहर में 1 बाई ए भी है, उसको नहीं भूलना है। तो 1 बाई ए इंटू 2, ये मैंने क्या लिखा, 2n क्यूब का कोफिशिएंट 2, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ गामा चाहिए, गामा n क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, तो सिर्फ गामा चाहिए तो 2 ले लेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या है, b स्क्वायर बाई 6a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई 6a स्क्वायर हमारा आ गया नंबर। तो यहाँ से 2 से हमारा 6 जाएगा 3 टाइम्स, दैट मीन्स गामा का वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर बाई 3, यहाँ पर a है, यहाँ पर a की पावर 2 है, तो a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो गामा की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई 3a क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा b ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 3a क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। द लोवेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन इज, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा
उससे जस्ट जो ग्रेटर इंटीजर है वो हमें बताना है, लोएस्ट इंटीजर। तो जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे, इसमें कुछ स्पेशल है, ये लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन, जो ये टर्म है यही पावर में है तो इसको मैं n लिख देता हूँ, और जो पावर में है उसको भी n लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है तो वो हमेशा 3 से छोटा होगा और 2 के इक्वल या ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो 3 से जस्ट छोटी होगी कोई ना कोई वैल्यू, तो इसके एक्सपेंशन से जो जस्ट ग्रेटर इंटीजर है वही हमें बताना है। तो हम यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की लास्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ -15c1 + 2 × 15c2 -3 × 15c3 एंड लास्ट में है -15 × 15c15 + 14c1 + 14c3 एंड लास्ट में है 14c11 इज। तो इनका हमें समेशन बताना है, वैल्यू बताना है फाइनली। तो मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे टर्म्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है जो मैंने स्प्लिट किया है ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो कुछ डिफरेंटली दिख रहा है। तो इनको हम डिफरेंट वेज में ही सोल्व करेंगे, और ये वाला इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट पार्ट, और जो सेकेंड है उसको बोल देता हूँ सेकेंड पार्ट। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, -3 से मल्टीप्लाई है, और लास्ट में -15 से मल्टीप्लाइड है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है उसके मल्टीप्लाई में है। तो ये कैसे जनरेट होता है? जब हम डिफरेंशिएशन टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + x⁻15 का एक्सपेंशन। ये सब हमने कंसेप्ट वीडियोस में सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये है हो जाएगा हमारा 15c0 + 15c1 x⁻1, ठीक है, 15c2 x⁻2 एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा 15c15 x⁻15, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पूरे एक्सपेंशन का हमें सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करते हैं? पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में 15, 1 + x और पावर 1 कम हो जाएगी, दैट मीन्स 15 - 1 होगा डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पर जो 15c0 एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 15c1 x⁻1, तो x⁻1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सिंपली 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15c1, और x⁻2 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x × 15c2, एंड जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें होगा x3, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² × 15c3, और जो लास्ट में टर्म है यहाँ पर देखो x⁻15 है तो 15 × x⁻1 कम हो जाएगी, 14 रह जाएगी, और 15c15, ठीक है। तो ये हमारा आया डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब यहाँ पर देखो हमें इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 15c1 से स्टार्ट हो रहा है, 15c2 के मल्टीप्लाई में है 2, हम देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली x=1 पुट कर दें तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए -3, तो हम क्या करेंगे कि x=-1 पुट करेंगे तो उससे कुछ बनेगा यहाँ पर। तो x अगर -1 पुट कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बन जाएगा? 1 - 1, ठीक है। तो सिंपली ये क्या बन जाएगा आपका? 0 लेफ्ट हैंड साइड में। तो x=-1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? 15c1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2 बन जाएगा, ठीक है। तो -2 × 15c2, और ये देखो x² है तो -1 का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा +1, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, सिंपल 3। तो 3 × 15c3 लास्ट में आएगा, ध्यान से देखो x⁻14 है तो ये भी इवन पावर है, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा +1, तो 15 × 15c15। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा कुछ अजीब सा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखें तो -15c1 है, हमारा +15c1 है, और यहाँ पर -2 × 15c2 है, लेकिन यहाँ पर तो +2 × 15c2 है। तो साइन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? सभी में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड,
ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन आ रहे हैं ना हर जगह। देखो यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 है, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो माइनस वाले टर्म्स है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाले टर्म्स है वो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इधर तो 0 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा -15c1 और ये बन जाएगा +2 × 15c2 -3 × 15c3 और लास्ट वाला जो टर्म बनेगा वो बनेगा -15 × 15c15। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि जो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने मार्क किया हुआ है इसका वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली बोल देंगे दैट i = 0। ठीक है, अब हमारा जो डिस्कशन बचा वो सेकंड पार्ट पे बचा। इसमें भी आप ध्यान से देख सकते हो कि 14c1, 14c3, 14c5 और लास्ट में 14c11। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 14 के साथ ओड वाले टर्म्स लिखे हुए हैं नीचे, है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 14c1, 14c3, 14c5, ठीक है, और लास्ट में क्या है 14c11। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, डायरेक्टली जब हम लिखते हैं कि जब भी यहाँ पर 1, 3, 5 इस तरीके से हो तो आंसर क्या आता है 2 की पावर n-1 और n क्या है यहाँ पर 14 है। ठीक है, जो भी ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग है कि 14c11 के बाद 14c13 भी तो आ सकता है। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो हम अपने आप से इंक्लूड कर देते हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है, समेशन आता है, वो आता है 2 की पावर n-1। n मैंने बताया 14 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14-1। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 14c11 तक ही। दैट मीन्स हम इतने को ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जो ये वाला टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो ये वाला आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो जो ये वाला टर्म्स है इसका वैल्यू, मान लो मैंने बोला हुआ है कि सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 14-1 हो जाएगा 13 और माइनस में ये जाएगा 14c13 राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 14c13। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, बहुत सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं 14c13 को 14c14-13 प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 की पावर 13 14c1, क्योंकि नीचे क्या होगा 14 - 13 और 14c1 की वैल्यू होती है सिंपल 14, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 13 - 14। तो जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था, है ना, जिसको हमने फर्स्ट असाइन किया था 1, तो ये वाला तो वैल्यू 0 ही आ गया। अब जो सेकंड वाला पार्ट है इसके वैल्यू कुछ आया है 2 की पावर 13 - 14, तो दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर यही आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो 0 ही है। तो 2 की पावर 13 - 14 हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे PYQs ऑफ बायनोमियल चैप्टर। तब तक लर्न नाउ पे बने रहिए, क्योंकि लर्न नाउ पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।